तो राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर से 2019 की हार के बाद 2023 में स्मृति ईरानी के सामने खड़े हो सकते हैं, अगर स्मृति ईरानी फिर से वहां पर चुनावी मैदान में उतरती हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार से अमेठी छीन ली थी। 3 बार से राहुल गांधी वहां जीत रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 2019 में उन्होंने राहुल गांधी से वहां से शिकस्त दे दी। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय, जो कि वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्हीं अजय राय ने यह ऐलान किया है कि अभी अभी उन्हें नया अध्यक्ष यूपी का घोषित किया है और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। और अगर प्रियंका गांधी तैयार होती हैं वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो कार्यकर्ता जान लगा देंगे अमेठी से प्रियंका गांधी को चुनाव जिताने के लिए। तो हल्ला बोल में आज अभी अभी की आई बड़ी खबर पर हम बात करेंगे। अमेठी में राहुल रिटर्न्स, हमने अपने शो का यही नाम दिया है। खबर यह है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस बात की जानकारी दी है अजय राय ने। अभी अभी कांग्रेस ने उन्हें यूपी में पार्टी की कमान सौंपी है, अध्यक्ष बनाया है। अजय राय, जरा इनको भी समझिए। चुनावी मैदान में कई साल से बनारस में किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 2 बार से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। 2014 में तो जब सबसे पहली बार पीएम लड़े थे बनारस से, तो अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ लड़े थे और अजय राय कांग्रेस पार्टी से लड़े थे। हालांकि पिछली बार वाराणसी के चुनाव में पीएम के सामने 2 कैंडिडेट थे विपक्ष से। शालिनी यादव थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अजय राय फिर से चुनावी किस्मत वहां पर आजमा रहे थे। राहुल गांधी से लेकर सबने उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की जाहिर तौर पर वहां से जीत हुई। उन्हीं अजय राय को अब अध्यक्ष बनाया गया है यूपी कांग्रेस का। अजय राय ने दावे के साथ कहा कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वही अजय राय ने संकेत दिए कि वाराणसी में इस बार मोदी बनाम प्रियंका हो सकता है। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं अमेठी लोकसभा सीट का पूरा हिसाब किताब हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे 1999 में गांधी परिवार का ये गढ़ है, इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। 99 में सोनिया गांधी सांसद बनी। उससे पहले 98 में बीजेपी के संजय सिंह अमेठी से सांसद बने थे। संजय सिंह को भी अगर आप देखें तो पहले ये सीट कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा की हुआ करती थी एक वक्त पर। 1999 से 2004 तक सोनिया अमेठी से सांसद रही। 2004 में सोनिया गांधी ने यह सीट खाली की और सौंप दी बेटे राहुल गांधी को। राहुल गांधी सांसद बने। 2009 में राहुल दोबारा अमेठी से सांसद बने। 2014 तीसरी बार अमेठी से राहुल के मुकाबले स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा, लेकिन अमेठी के लोगों ने राहुल को ही सांसद चुना। फिर आइए 2019 के चुनाव में, जब मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे, तो 2019 में एक बार फिर राहुल और स्मृति ईरानी का अमेठी की सीट से मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में बाजी पलट गई। स्मृति ईरानी सांसद बन गई, राहुल अमेठी से हार गए। 2019 में राहुल ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, सेफ सीट माना जा रहा था और वहां से वो सांसद बने। दूसरी ओर आप देख रहे हैं वाराणसी का हिसाब किताब, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने गए, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े हुए, कांग्रेस से अजय राय को खड़ा किया। 19 में फिर से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय खड़े हुए, शालिनी यादव समाजवादी पार्टी से, लेकिन दोनों ही बार नरेंद्र मोदी की जीत हो गई। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अमेठी से राहुल के लड़ने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इसके पीछे कांग्रेस का आखिर दांव क्या है। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। क्या अमेठी में फिर राहुल गांधी एक बार चुनाव लड़ेंगे? क्या अमेठी में एक बार फिर राहुल स्मृति की टक्कर देखने को मिलेगी? यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, जहां एक बार फिर राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। साफ है, अमेठी में एक बार फिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर देखने को मिल सकती है। वो अमेठी जिसे कांग्रेस की पारंपरिक सीट माना जाता है, वो अमेठी जहां से स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को सबसे बड़ा सियासी झटका दिया था। अमेठी के सियासी मैदान में स्मृति ईरानी और राहुल का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर चल रहा है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोट से राहुल गांधी को मात दी थी,
जबकि 2014 में हुए मुकाबले में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीब 90,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में 21 साल बाद कांग्रेस अमेठी की सीट से हारी थी, जबकि इस सीट से 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में लगातार 3 बार राहुल गांधी सांसद बने थे। अमेठी सीट की अहमियत को इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ गांधी परिवार के 4 सदस्य चुनाव लड़ते रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपने सियासी सफर के लिए भी अमेठी को चुना था, जिसे बाद में राहुल गांधी को सौंपा। वहीं राजीव गांधी 4 बार अमेठी से सांसद रहे। वहीं एक बार संजय गांधी भी अमेठी की सीट से संसद तक पहुंचे थे। सिर्फ अमेठी की नहीं, कांग्रेस मोदी के गढ़ वाराणसी को भी टारगेट करने का प्लान बना सकती है, जहां अजय राय ने संकेत दिए हैं कि अगर प्रियंका गांधी चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। अमेठी की पूरी जनता और उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि श्री राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ें, और पूरा अमेठी चाहता है कि स्मृति ईरानी जी के झूठ के, छल को, कपट को, प्रपंच को खुलासा किया जाए। तो कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं, अजय राय जी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा को बल दिया है। बाकी फैसला सीडब्ल्यूसी को, कांग्रेस अध्यक्ष को, स्वयं श्री राहुल गांधी जी को करना है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं विपक्ष और कांग्रेस के साथियों से कहूंगा, और खास करके राहुल गांधी जी से कहूंगा, कि इस बार आप अपनी अम्मीजान की सीट बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम 80 के 80 सीटें भाजपा या जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और अमेठी ने तो पहले ही आपको छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने 30 साल पहले ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो अब एक सीट बची है, उसको बचाने का प्रयास करिए, वो भी बचने वाली नहीं है। साफ है, कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन को खोना नहीं चाहती। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बावजूद अमेठी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हालांकि स्मृति ईरानी अक्सर अमेठी में राहुल की हार को लेकर तंज कसती रही हैं। आज अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो आज अगर श्रेय देना है तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि हमारे संगठन को और स्वयंसेवकों को श्रेय देना चाहिए। और अगर आज की जीत मैं किसी को समर्पित कर पाऊं तो वो कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतारे गए केरल में और बंगाल में, ये उनको और उनके परिवारों के प्रति इसको मैं समर्पित करना चाहूंगी। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। कांग्रेस जानती है कि पारंपरिक सीट को छोड़ना उसकी आगे की राह को और मुश्किल कर सकता है। देखिए, भले राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ने का अगर उन्होंने मन बनाया है, तो जनता ने भी अब ये मन बना लिया है कि अमेठी का फैसला वहां की जनता करेगी। और जिस तरीके से अमेठी की जनता ने कांग्रेस मुक्त अमेठी किया, और राहुल गांधी जी अगर फिर से चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम वही 2019 का परिणाम था, वही परिणाम फिर से अमेठी की जनता 2024 में भी दोहराने का अमेठी की जनता ने पूरा मन बना लिया है। यही वजह है कि अमेठी जैसी सीट पर भले ही पिछला चुनाव राहुल हार गए हों, लेकिन कांग्रेस यहीं से राहुल के जरिए पूरे यूपी को संदेश देने की कोशिश करेगी। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल लोंढे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, शशि शेखर कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, राहुल रिटर्न्स एट अमेठी। ये सच है कि वो पिछली बार हारे स्मृति ईरानी से, लेकिन वो वापस हिम्मत दिखाएं अगर। अजय राय का ही के दावे पे पाटिल साहब हम लोग अभी बोल रहे हैं, उन्होंने सीधी स्पष्ट बाइट दी और कहा है कि हाँ, चुनावी मैदान में वो उतरेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, और उनको बीते दिन अध्यक्ष बनाया गया है। तो गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा दाव वो खेलते हुए लोकसभा के लिए दिखाई दे रहे हैं। गौरव जी। अंजना जी, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में उतरेंगे, हाहाकार हो गया, एक डिबेट इस पे होगा। अरे राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत है क्या, खासकर उत्तर प्रदेश में? एक पारिवारिक सीट मिली जो कि गढ़ माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, और ये नामदार, एक कामदार स्मृति ईरानी जी से वो अमेठी भी हार गया।
तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा, स्मृति ईरानी जी की जब आई आंधी, उड़ गया राहुल गांधी और पहुंच गया वायनाड। दूसरी बात मुझे ये बताइए, ये जब प्रोडक्ट है डिफेक्टिव, तो क्या आप करेंगे करेक्टिव? लॉन्च हो नहीं रहा है बार बार, और उसके बाद फिर ऐसे मीडिया हो हल्ला कर देता है। मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल गांधी चलने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये लॉन्च नहीं होगा। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हश्र देखिए। 2014 में 80 में 2 सीटें आई थी, रायबरेली और अमेठी। 2019 में ये एक रह गई, एक सिंगल 80 में एक। और प्रियंका वाड्रा गांधी का भी नाम अभी मीडिया में कुछ चैनल्स पे लिया जा रहा था। मैं तो कहूंगा दोनों भाई बहन उतर जाए मैदान में। अजय राय कह रहे हैं कि अगर प्रियंका उतरेंगी, हाँ, उस पर भी उन्होंने कहा है, गौरव जी, उस पर भी उन्होंने कहा है, ये कह रहे हैं अजय राय कि प्रियंका गांधी अगर तैयार हो जाएंगी वाराणसी से, तो हम लोग जी जान लगा देंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको उतारने में, जिताने में। हाँ अंजना जी, मैंने आप ही का काम आसान किया। मैं क्योंकि समाचार देख रहा था, ऐसा हो हल्ला मचाया गया, तो मैं प्रियंका वाड्रा गांधी जी पे अभी अगले भाग में टिप्पणी करूंगा। उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी दर्शकों को है भी, और मैं भी दूंगा। लेकिन मैंने आपको 2014-2019 का बताया। 2017 में 27 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले राहुल गांधी यू टर्न मार के पंचर साइकिल पे बैठ गए थे। समाजवादी पार्टी के साथ आए, ना बची पंचर साइकिल और ना बचा खूनी पंजा, और 7 सीटों पे सिमट गए। 2022 आया, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इतना दमखम था कि कांग्रेस पार्टी को मिली 2 सीटें। 403 सीटें हैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें आई। अब आप मुझे ये बताइए, ये क्या नई बात है कि राहुल गांधी आएंगे उत्तर प्रदेश, प्रियंका वाड्रा आएंगी? क्या ये सत्य नहीं है? जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका वाड्रा गांधी थी 2022 में, और सारे प्रदेशों के जो चुनाव थे, 5 प्रदेश थे, सब ने इस्तीफा दिया प्रदेश अध्यक्षों ने कांग्रेस पार्टी के। लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी से कोई इस्तीफा मांग ले, इतनी हिम्मत है क्या चाटुकारों में? नहीं मांग पाए। मैं केवल एक बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल भी आए थे 2019 में, हिम्मत नहीं पड़ी। अजय राय आए, वो भी हार गए। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, तीनों लोग मैदान में आ जाए, उत्तर प्रदेश से लड़के देख ले। उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और साथ में तुष्टीकरण करने वाले इस परिवार को ऐसा सबक सिखाएगी, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त, they will forfeit deposit in उत्तर प्रदेश if they decide to contest। ठीक है अतुल जी, अब आपके पास आते हुए 2 पॉइंटेड क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिएगा। एक तो कंफर्मेशन आपसे मांगेंगे बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्योंकि आपके यूपी अध्यक्ष ने तो सीधा कहा है कि हाँ, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रियंका वाड्रा के लिए वो कह रहे हैं कि वो अगर आएंगी तो कार्यकर्ता जान लगा देंगे उनको लड़ने में। वहां पर उन्होंने डाउट जरूर छोड़ा है। दूसरा प्रश्न, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने अपने रिपोर्टर से हासिल की है, पिछले 5 सालों में 19 से लेकर अभी तक यानी 2023 में राहुल गांधी सिर्फ 3 बार अमेठी गए हैं, 3 टाइम्स। कोविड के वक्त वो जरूर उन्होंने डिजिटली कनेक्ट किया था वहां पर लोगों से। ऐसे में उन्होंने क्या नया किया है कि जिस जनता ने पिछली बार नकार दिया वो इस बार चुन लेगी, जब वो गए ही नहीं, लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं? ऐसा है अंजना जी, सवाल तो यह होना चाहिए कि मोदी जी ने जो कहा था उसमें से किया कितना। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने ही देखा कि किस तरह से आपके डिजिटल आज तक पर लोगों ने सबसे ज्यादा राहुल जी को देखा, मोदी जी को देखा नहीं। बोर हो गए लोग। मोदी जी ने 15 लाख का वायदा किया था, क्या हुआ? मोदी जी ने 2 करोड़ का वायदा किया था, क्या हुआ? कहां गई स्मार्ट सिटीज? लोग ढूंढ रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। उनके पीछे ही अनुप्रिया पटेल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सब बैठे थे। सारे परिवारवादी पार्टियां जो है उनके साथ उनका गठबंधन है। उनके साथ है तो वो परिवारवादी नहीं है, उनके साथ नहीं है तो वो परिवारवादी है। अब अनुराग गोली मारो ठाकुर, ये कहां का प्रोडक्ट है? हमारा देवेंद्र फडणवीस कहां का प्रोडक्ट है? मैं भी ऐसी बात करूंगा, हमारा, तुम्हारा, तू मोदी,
तू स्मृति ईरानी, ऐसी बात करूंगा, क्योंकि गौरव भाटिया को यही बात समझती है, किसी को सम्मान देना उनको आता नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है। तो जहां तक अमेठी की बात है, जहां तक कौन कहां से लड़ेगा, ये हमारे यहाँ CWC प्रेसिडेंट और खुद राहुल गांधी जी जो है वो तय करेंगे। अजय राव जी ने जो कहा वो उनकी इच्छा है, वो PCC है यूपी के, और हर कोई चाहता है कि बड़ा नेता अपने यहां से लड़े, अमेठी से लड़े। अमेठी उनका परिवार है, जैसा देश परिवार है वैसा अमेठी उनका परिवार है। वहां पले बड़े, वहां राजनीति सीखी है, वो कनेक्ट होते हैं वहां के लोगों से। ऐसा तो नहीं है कि 13 रुपए की शक्कर वहां मिल गई है, ऐसा तो नहीं है किसी पत्रकार को सवाल पूछने पर उसकी नौकरी छीन ली गई है। तो अंतर तो स्पष्ट है। अब रही बात कौन कहां से हारा, अरे हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अडवाणी जी भी थे, कौन बचा था इनके यहाँ, 2 लोग साइकिल से आते थे। तो ये बात जो है, जनता जो है ना वो विनम्रता को सम्मान करती है। जनता जो है वो घमंडी लोग, जो अहंकार से भरे हुए लोग हैं, जो केवल भाषण देते हैं, राशन की बात नहीं करते हैं, और बात जब भी मुंह खोलते तब झूठी बोलते हैं, तो उनको जनता नहीं मानेगी। सारे सर्वे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कांग्रेस का सर्वे आ रहा है। कल एक आपके जैसे ही चैनल ने, बड़ा चैनल अपने आप को क्लेम करता है, उन्होंने सर्वे लिया इंडिया के खिलाफ NDA का, नेशनल दलाल पार्टी का, नेशनल दरार अलायंस का। तो उन्होंने बताया कि 66% इंडिया के फेवर में है और 34% जो है वो नेशनल दलाल अलायंस के फेवर में है। तो ये सारी बातें हैं, जो बात कथनी और करनी का अंतर जो है वो देश की जनता ने देखा है। अमेठी के लोगों से राहुल जी को प्यार है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर सवाल कहीं खड़ा करना है तो ये करो, क्या अजय बिष्ट मोदी जी को वाराणसी में चुनाव जीतने देंगे या नहीं इस बार, ये सवाल जो है, ये सवाल खड़ा करना चाहिए। और क्या जिस तरह से महाकाल का भ्रष्टाचार भगवान को भुगतना पड़ा, जिस तरह से प्रभु राम की अयोध्या में मंदिर में भी इन्होंने 2 करोड़ की जमीन को 16 करोड़ 2 घंटे में जो है भ्रष्टाचार किया, ये सारा देखा है। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए हैं, सारे परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन भाजपा के साथ में है। तो ये सारी चीजें जो है वो राहुल जी पे सवाल नहीं पूछे, एक सेकंड, राहुल गांधी पे सवाल नहीं पूछे अतुल जी। राहुल गांधी पे सवाल नहीं पूछे। मैंने कब कहा? आप हमको ही सवाल पूछ सकते हैं, उनको भी पूछ रहे हैं, हमने जिंदा रखा है, हमने कहा ना, उनको भी पूछ रहे हैं राहुल जी, उनको भी पूछ रहे हैं। आपने जवाब ही नहीं दिया कि 3 ही बार वो गए हैं, तो फिर जनता क्यों उन्हें इस बार चुन लेगी। अमेठी आपको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम करना पड़ता है ना, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। देखिए अंजना जी, राहुल जी पूरे देश में काम करते हैं। जनता ने देखा है कि जब कोविड आया तो कोविड के समय राहुल जी ने जितने सजेशंस दिए थे वो सारे काम किए थे। लोग पैदल चल रहे थे, खून के धब्बे इस देश के नेशनल हाईवे पे थे, तब भी ट्रेन छोड़ने की बात कही थी। सोनिया जी ने खुद कांग्रेस की तरफ से ट्रेन छोड़ने के बाद इन्होंने ट्रेन छोड़ा है। जब नोटबंदी की बात हुई तब भी राहुल जी ने सारी बातें सामने रखी थी। तो सारी जनता की बात करने वाला नेता अमेठी के जनता की बात नहीं कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है। सारी चीजें की उन्होंने कहा, पूरे देश में राहुल गांधी, उन्होंने GST के बारे में बताया। ठीक है, पूरे देश में राहुल गांधी अपनी राजनीति, भारत जोड़ो यात्रा, GST से लेकर तमाम मुद्दों पर बहुत प्रखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में अमेठी की जनता उनको क्यों नहीं चुन सकती है इस बार, जो बात वो कह रहे हैं, और सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार बनारस में भी हर जगह डर कर रही है आप लोग। देखिए, डर के वो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार रहता है जो कट्टर बेईमान है, जिसने देश को लूटा है, जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर। देखिए अंजना जी आरोपी है, देखिए गौरव जी, इस तरह के अगर आरोप करेंगे तो मैं मोदी जी पे बहुत बड़े बड़े आरोप कर दूंगा, और जो सच है। मर्यादा रखिए, जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं आप आरोपी कह सकते हैं। मैं कहूँ मोदी जी डाकू है, मैं कहूँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में नोटबंदी का है, मैं कहूँ 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों का डाकू और दरोड़ा लूटा है मोदी ने। तो ये बातें, ये भाषा मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। भाषा की मर्यादा अगर गौरव भाटिया नहीं रखेंगे तो मैं भी सम्मान नहीं करूंगा, होंगे वो देश के प्रधानमंत्री। शांत कराइए अंजना जी, अभी भाषा की मर्यादा मैं बता दूंगा, वर्सेस कराने की आवश्यकता नहीं है। जब वो बोले मैंने सुना, अपनी बारी में अगर आंकड़े हों, अगर सही तथ्य हो तो रख दे। जब एनडीए के लिए अपशब्द बोल रहे थे 3-3, 4-4 बार, तो मर्यादा कहां गई थी? और मैंने आपके चैनल पे कौन सा सत्य बोला? मैंने कहा एक ही राजनीतिक परिवार है पूरे विश्व में जिसके 3 परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा।
लेकिन मेरी तो जानकारी सही है, झूठ बोलने का काम तो कांग्रेस पार्टी का है। अब आते हैं राहुल गांधी की योग्यता पे। क्या यह सत्य नहीं है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है? उन सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। दूसरा, ये उनका रीलॉन्च 23 है। इतनी बार रीलॉन्च हुए हैं, प्रोपेलर में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, जो रॉकेट डिफेक्टिव है, जो झालर फ्यूज बल्ब की है, वो बल्ब जलेगा कैसे? करंट जितना भी मार दो। वही राहुल गांधी का हाल है। तीसरी बात, पार्लियामेंट में इनको जनता ने भेजा। अंजना जी बताइए, इनकी अटेंडेंस कितनी है? 40 से 50% इनकी अटेंडेंस रहती है, एवरेज अटेंडेंस से 30% कम। जो प्रश्न पूछने होते हैं 2014 से 2019 तक तो 0 प्रश्न पूछे इन्होंने संसद के पटल पर। अब आप बताइए, ये सांसद है इनके? दूसरी बात ये बताइए, जब ये साउथ इंडिया गए, दक्षिण भारत गए, तो इन्होंने क्या वहां बयान नहीं दिया कि जो उत्तर प्रदेश से लोग होते हैं, जो उत्तर भारतीय होते हैं, उनकी जानकारी और समझ कम है, बहुत ही सतही है। ये बात कही थी, आप चेक कराइएगा। आज उत्तर प्रदेश जब ये घुसेंगे चुनाव लड़ने, तो बताएगा कि उनकी समझ, उनकी राजनीतिक सोच, उनकी क्षमता कितनी है। और प्रियंका वाड्रा गांधी पंजाब में कह रही थी कि यूपी बिहार के लोगों को मत आने दो, चन्नी जी खड़े थे वहां पे। अब प्रियंका वाड्रा भी वहां आ जाए तो पता चल जाएगा। और एक बात और कहूंगा, कोविड का संकट आया, नरेंद्र मोदी जी ने रात दिन पूरे देश के नागरिकों को अपना परिवार समझा। 220 करोड़ टीके लगे। आपके चैनल पे आप भी पूछती थी 100 करोड़ टीके लगेंगे कैसे? हम लोग कहते थे मोदी जी हैं, मुमकिन है। आपको मालूम है, पिछले 4.5 साल में सोनिया गांधी जी रायबरेली एक बार गई हैं, एक बार। शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसी सांसद को, जो अपने कॉन्स्टिट्युएंसी जाके जनता का हाल नहीं ले सकती कोविड संकट में। चलिए मैं मानता हूं अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कम से कम इतना सुनिश्चित करे कि उनके परिवार का वो सदस्य लड़े जो जनता की सेवा कर सकता है। कोविड के संकट में एक बार भी रायबरेली ना जाना, ये गांधी परिवार को शर्मसार करता है। और अब प्रियंका वाड्रा गांधी पे भी एक दो बातें मैं आपको बता दूं। प्रियंका वाड्रा गांधी का एक परिचय जरूर है, वो परिचय है भविष्य में कांग्रेस की जो अध्यक्ष होंगे उनकी माता जी हैं। क्योंकि परिवारवाद का दीमक इस कांग्रेस को खाया हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी में जो भविष्य में अध्यक्ष बनेगा उसकी माता जी वो जरूर है। और अपने पिताजी की कोई पेंटिंग बेचता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने राणा कपूर को 2 करोड़ की पेंटिंग अपने पिताजी की बेच डाली। सोचिए भ्रष्टाचारी कितनी बड़ी है। और अंत करूंगा, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी कांग्रेस का हाल वहां ये हुआ अंजना जी, 399 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 2 सीटें आई और 387 में जमानत जब्त हो गई। और ये लोग बात करते हो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को किसी ने सींचा है तो सांसद हैं बनारस से मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश उनके जिगर का टुकड़ा है और उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। ठीक है, अब आप इसका जवाब दे दीजिए अतुल जी। लेकिन मैं दोनों से ही कह रही हूं कि आप लोग भाषा की मर्यादा रखें। एनडीए का जो आपने फुल फॉर्म बताया था अतुल जी, वो भी आप एक भी शब्द वो भी अच्छा नहीं था, गलत है। अतुल जी, एनडीए का जो आपने फुल फॉर्म बताया था वो भी गलत है, भाषा की मर्यादा को क्या बोला था इन्होंने, आप चला दीजिएगा दोबारा। मतलब देखिए और दूसरी तरफ आप भी अगर आरोप लगा है, एक सेकेंड गौरव जी, आरोप लगा है तो आप आरोपी ही कहेंगे, आप वर्डिक्ट नहीं पास कर सकते हैं गौरव। तो बेल पे बाहर है। हाँ तो आप बोलिए, आरोपी बोलिए। नहीं, बेल पे बाहर है, आरोपी गलत बोला। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप किसी को भ्रष्टाचारी सीधा नहीं कह सकते। मैंने दोषित भी नहीं बोला, आरोपी भी नहीं बोला। सुनिए, मैं भ्रष्टाचारी तो कहूंगा ही, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप है। अतुल जी अब जवाब दीजिए। और वो बेल पे बाहर है तो भ्रष्टाचारी तो स्मृति ईरानी ने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंस्टिट्यूएंसी को इतना कुछ दिया है कि जनता उन्हें दोबारा जीतेगी। इन दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। चिंता सोनिया गांधी को अपनी सीट रायबरेली को लेकर होनी चाहिए। देखिए, जो लोग पूरे देश के लिए काम करते हैं ना, उनके बारे में जनता जानती है और इनको 2 बार मौका जनता ने देख लिया है। और अगर जहां तक शर्म की बात है तो मोदी जी को शर्म आती है क्या? जो गांव उन्होंने गोद लिया उसकी अवस्था क्या है?
वहां के लोग आके क्या कह रहे थे, शर्म नहीं आती मोदी जी को? 2-2 बार के प्रधानमंत्री होकर अपना एक छोटा गांव गोद लिया, सांसद गोद गांव, वो नहीं डेवलप कर सकते? इस देश में उनके 303 सांसद है, मुझे 303 गांव दिखा दीजिए जो सांसदों ने गोद लिया। शर्म नहीं आती? 303 सांसद चुन के देने के बाद एक गांव डेवलप नहीं कर सकते? क्या शर्म नहीं आई मोदी जी को और योगी जी को? जब इतने लाशें जो है, लाशों का ढेर इस गंगा मां के गोद में हमने देखा, शर्म नहीं आई इन लोगों को? शर्म नहीं आई जब इतने मजदूर जो है वो पैदल चलते चलते, एक लड़की 1700 किलोमीटर अपने पिता को साइकिल पर लेके गई? शर्म नहीं आई इस देश के प्रधानमंत्री को? शर्म नहीं आई? ये सब हो रहा था उनके आंखों के सामने। हाँ, लेकिन दिल में दर्द जो उठा है वो सोनिया जी के उठा। उन्होंने ट्रेन छोड़ने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की, बाद में ट्रेन खुद जो है कांग्रेस ने ट्रेन छोड़ी। तो ये बातें नहीं हुई है। ये 9 साल से सत्ता में है और इन्होंने कहा था 6 महीने में सारे लोग जेल में होंगे। सारी इंक्वायरीज कर रहे हैं। 2016 में जो हेराल्ड की इंक्वायरी बंद की थी डिप्टी डायरेक्टर जो है ईडी का, उसने इन्होंने फिर से खोली। 10-10 घंटा, 50-50 घंटा जो है, रोज का 10 घंटा, 50-50 घंटे से ज्यादा इन्होंने इंक्वायरी की। जबकि सबको पता है सोनिया जी कितनी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन उनको भी बिठाया, वो जाकर विनम्रता से आरोप कानून के सामने जाकर खड़े हुए। इनके दोनों की तरफ से उछाले जा रहे हैं जिनके साथ नीरव मोदी गया डावोस में, इनके डेलीगेशन में था, वहां पर दिखता और वहां से परिवार के साथ भाग जाता है। इनके साथ वाले, इनको पहचानने वाले, ये मोदी जी जब कहते हैं मेहुल भाई, ऐसे लोग जब देश को लूट के भाग जाते हैं तो प्रधानमंत्री को जरूर शर्म आनी चाहिए। राशिद साहब, जरूर शर्म आनी चाहिए। राशिद साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए अमेठी से राहुल गांधी फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, उनको डिस्टर्ब नहीं क्या अंदर से जो एक दबदबा उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर भी अखिलेश यादव के साथ होनी है, और वो जाहिर तौर पर होगा। सीट शेयरिंग अगर आप करेंगे और ये तय करेंगे कि विपक्ष से एक ही उम्मीदवार बीजेपी के सामने हो, तो कांग्रेस पार्टी भी समर्पण नहीं कर सकती उत्तर प्रदेश जैसे 80 सीटों वाले राज्य में। क्या उस रणनीति का ये एक एक्सटेंशन माने? क्या जितनी मेहनत राहुल गांधी ने पिछले 4-5 सालों में वहां की है, उससे जीतने क्या उनका योग्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, राशिद साहब? जी अंजना, देखिए, हमें 2-3 चीजों पर गौर करना चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया, ये सो मोटो अजय राय ने नहीं बोला, अजय राय से पूछा कि अभी वो पार्टी अध्यक्ष बने, तो वो इस स्थिति में मुझे लगता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि ये कहने ब्रैविडो में जिसे हम कहते हैं, एक चक्कर का मनोवैज्ञानिक एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। हम जानते हैं कि साइऑप्स जो होते हैं उसमें इस तरह की बातें कही जाती हैं। अगर हम देखें इस समय जो विपक्षी रणनीति है वो अभी काफी कुछ उसमें पेचीदगियां हैं। आपकी बात सही है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में तालमेल हो जाता है और 4-5 सीटों को दिया जाता है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आग्रह होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो मजबूत लोग हैं वो चुनाव लड़े। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आज की स्थिति में ये सिर्फ पूरी कल्पना है, क्योंकि कांग्रेस को दक्षिण भारत में भी जीतना है। देखिए, मैं एक राजनीतिक संवाददाता हूं, मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी हो सकता है वायनाड से चुनाव न लड़े, तमिलनाडु से लड़े, तो ये तो सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। इसको हमें केवल स्पेकुलेशन के स्तर पर ही रखना चाहिए। अभी उसमें कोई बहुत ज्यादा गंभीर बात है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला करते तो उनकी टीम वहां पर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर देती, वो वहां जाना शुरू कर देते। बहुत से हमें ऐसे इंडिकेशन मिलते जो हमें दर्शाते कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की तरफ उत्सुक है और उधर जाना चाहते हैं। वारिस साहब, वैसे तो पहले विषय हमारी बहस का कुछ और था, इसीलिए आप उसमें मेहमान थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो वैसी साहब भी किस्मत आजमाते हैं। अब देखिए, पिछली बार शालिनी यादव को खड़ा कर दिया था समाजवादी पार्टी ने, बनारस की मैं बात कर रही हूं, जब मतलब ये होता है कि अगर बीजेपी को आपको हराना है तो विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार। तो इस बार आप विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ने के लिए कहां पर उतरेंगे? नहीं, खेल बिगाड़े तो नहीं, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे। लड़ना चाहिए डेमोक्रेसी में, जिस तरह सबको अधिकार है उस तरह हमको भी अधिकार है। चुनाव लड़ेंगे अंजना जी, पर कहां से लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार रहेगा, ये सही टाइम पे पार्टी डिसाइड करेगी और आपके चैनल को सब बता दिया जाएगा उसी वक्त। मगर बात यही है कि हमारे लिए तो देखिए अंजना जी, एक तरफ एनडीए ना हम उसका हिस्सा है, ना एक तरफ INDI जो नया पार्टी बन गई है 26-28 दलों की, हम इनका हिस्सा है। अगर मैं एनडीए के खिलाफ अगर कुछ बोलूंगा अभी तो मैं एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाऊंगा, मुझे पाकिस्तान भेजने की बात कर दिए जाएंगे। और अगर मैं ये कथाकथित सेक्युलर जो पार्टियां INDI इनके बारे में बोलूंगा तो मैं सेक्युलर नहीं रहता हूं इनके नजर में, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ को। आज आप देखिए, अभी तो उसके पहले मध्य प्रदेश का भी चुनाव होना है, राजस्थान का भी चुनाव है। आप मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी को देख लीजिए, और ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों का चेहरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कमलनाथ जी जाके बागेश्वर धाम के कदमों में बैठ गए, आरती उतारे, उनको घुमा रहे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। वो बागेश्वर बाबा जो बोलता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको भारत को। अब कमलनाथ जी बोलते हैं कि 80% देश के अंदर हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र है।
अब मेरा बोलने का मतलब यह है, मैं सवाल कर रहा हूं कांग्रेस से, रोज राहुल गांधी से पूछ रहा हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि कमलनाथ जी ने जो कहा है कि यह देश हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यह 80% हिंदू है, तो क्या आपकी भी वही विचारधारा है, आपका वही राय है? तो स्पष्टीकरण करिए, क्योंकि जनता वोटर जानना चाहते हैं इस बात को। आपका सेकुलरिज्म का दूसरा चेहरा लोग देख रहे हैं आजकल। नूह के अंदर मुसलमानों के 750 घरों को उजाड़ दिया, दुकानों को, घर को, मेडिकल स्टोर को, सबको तोड़ ताड़ के फेंक दिया, 4 मस्जिदों को जला दिया, इमाम को कत्ल कर दिया। आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। क्यों ऐसा करते हो आप? 90% मुसलमान के वोट आपको चाहिए। मुसलमान के वोट को तो आपने अपनी जागीर समझ लिया है, मगर जब उनके हक की बात आती है अंजना जी, एक भी अल्फाज इनके मुंह से नहीं निकलता। और हम अगर बोलेंगे तो हमको बोलेंगे यहां पे लड़ाने जा रहे हो, उनको जिताने जा रहे हो, उनको हराने जा रहे हो। अरे नहीं, हम हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए जा रहे हैं। पिछले चुनाव में 2019 में हम तो सिर्फ 3 जगह पे लड़े, सिर्फ 3 जगह। तेलंगाना में लड़े असद ओवैसी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में लड़े इम्तियाज जलील, और किशनगंज से लड़े अख्तर ईमान। 3 में से 2 जगह पे हम जीत गए। ये सोचिए किसका इतना बड़ा रेशियो हो सकता है। वहां पर भी औरंगाबाद में जो 3 टर्म का बीजेपी और शिवसेना का उम्मीदवार था सिटिंग एमपी, उसको हमने हराया। हम में हराने की ताकत है, मगर हम पे इल्जाम लगा के लोगों को भड़काना, अरे ये आएंगे बीजेपी जीत जाएगी, ये नहीं चलेगा। जनता जनार्दन है, जनता सब समझ गई है और आपके चेहरे भी सामने आ गए। क्यों नहीं बोलते हम लव जिहाद के ऊपर? अरे पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई के ऊपर तो हम भी बोलते हैं, आवाज उठाते हैं। रोज मोदी सरकार को हम घेरते हैं, हम भी नारे लगाते हैं कि हमको भी चाहिए बेरोजगार जो युवा है उसको रोजगार मिले। तो आप कौन सा नया काम कर रहे हैं? लेकिन जो 70-75 साल से आप मुसलमानों को, माइनॉरिटी का वोट लेकर जो नहीं किया है ना, वो जनता इस मर्तबा चुनाव बहुत डेंजर है, होने वाला है, सबको जवाब मिलेगा। राजस्थान के अंदर गहलोत साहब बैठे हैं, क्यों मोनू मोनेसर को अब तक अरेस्ट नहीं किया जाता? चलिए बताइए। अगर सरकार दिल पे ले ले, उसको 1 दिन के अंदर अरेस्ट कर सकती है। जिसके ऊपर इल्जाम है संगीन, नासिर और जुनैद की हत्या कर दिया, गाड़ी में जिंदा जला दिया, अब उनके कातिलों को 5 लाख, बाकी अगर कोई नौजवान हो तो 10 लाख। तो ये किस लिए? हमारी तरफ से तो दोनों भी एक ही है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति के खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी ने तो मुसलमानों के लिए ओपन नफरत दिखा दी है। बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ है ही, मगर ये कौन से सपोर्टर है? माइक लगा हुआ सर। गौरव जी, अरे आवाज बहुसंख्यकवाद की राजनीति, इनको चिल्लाओ तब समझ में आती है बात। बहुसंख्यकवाद की राजनीति आप कर रहे हैं और वो कटाक्ष कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है, अन्य पार्टियां हैं, सेक्युलरवाद के नाम पर वो अल्पसंख्यकवाद करती हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। गौरव जी। अंजना जी, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है तुष्टीकरण क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। तो परिवारवाद की कसौटी पे भी ये खरे उतरते हैं। और सांप्रदायिक राजनीति, तो इनसे बड़ा कोई सांप्रदायिक दल है ही नहीं जिनके नाम में मुस्लिमीन आता है। इनकी पार्टी का आप कॉन्स्टिट्यूशन निकालिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिया भी मुसलमानों की इंडिया भी हमारे भलाई के लिए हम कार्य करेंगे। शांत 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 शांत। और मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी से सीखा। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे, ये बोल रहे थे। 15 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है। अरे आप किस पे एहसान करते हैं? आप कह रहे 3 सीटें लड़े, इस बार सारी सीटें लड़ लीजिए ना। 500 से ज्यादा सीटें लड़ी है, देख लेंगे कितना दमखम है तुम में। लड़ेंगे, देख लेंगे। लड़ेंगे। अरे एवरेज 3 में से 2 जीते हैं। दूसरी बात, शांत 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 शांत। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। बारिश जी बीच में मत बोलिए। देखिए, इनको आईना दिखाना इसलिए जरूरी है, ये उत्तर प्रदेश भी गए थे। अंजना जी, मैं वो वक्तव्य याद करता हूं जब इन्होंने कहा था कि 5 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे और मुसलमान होगा डेप्यूटी सीएम और सीएम, और उसके बाद इनकी जमानतें जब्त हो गई, नोटा से कम वोट पाए। कर्नाटका में भी यही हश्र हुआ। हर जगह जहां जहां जाते हैं वहां यही हश्र होता है। लोग कहते हैं नोटा को वोट दे देंगे, लेकिन ये पाखंडी सांप्रदायिक मुस्लिमीन पार्टी को हम नहीं देंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे। अभी ये पाखंडी कौन है, सांप्रदायिक कौन है, पूरा देश देख रहा है। शांति शांति, थोड़ा शांति रखो। अभी बोलने का मौका दो। मैं सब सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ तुम्हारी ये। अरे भाई, ऐसे मत करिए, आपकी बारी में मैं बोलता नहीं हूँ बीच में। किस बेटी को रिहा, मैं तो आपको बहुत सम्मान देता हूँ, पार्टी भी नहीं देती। आप खुद चुनाव हार गए थे, पूरी जनता, आप तो खुद चुनाव हार गए थे। वारिस पठान, वारिस जी रुक जाइए, ऑडियो नीचे। अंजना जी, शांत करा लीजिए प्लीज। पूरी कीजिए बात। धन्यवाद।
हाँ, देखिए बस एक और इनके जख्म को जो है मैं कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन ये कर्नाटका का रिजल्ट मेरे हाथ में है और नोटा को मिले थे 2,70,000 वोट और AIMIM को मिले थे 7,119 वोट। 7,119 वोट, ये इनकी राजनीतिक हैसियत है, समझ गए। अब मैं कांग्रेस पे आता हूं। कांग्रेस को ये बताना जरूरी है अंजना जी, आपको मालूम है लोकसभा 2019 में केवल एक प्रदेश ऐसा था जहां पे डबल डिजिट सीट्स इनकी आई और 18 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जहां पे इनको अंडा मिला। जैसे इनको हरियाणा में अंडा मिला, इनको गुजरात में अंडा मिला, इनको उत्तराखंड में अंडा, हिमाचल प्रदेश में अंडा। इतने अंडे मिलते हैं इनको, ऑमलेट बनाइए, दुकान खोलिए। अरे चुनाव आपसे ना हो पाएगा क्योंकि जनता आप में विश्वास नहीं रखती है अंजना जी। और यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में 210 सीटें आती है लोकसभा की, कांग्रेस को मिली थी 4 सीटें, 4। अब आप मुझे बताइए 210 में 4 सीटें मिली है कांग्रेस पार्टी को इन 4 प्रदेशों में, ये क्या किसी को टक्कर देंगे? अभी 2 माह बाद ये भीख का कटोरा लेके हर राजनीतिक दल के पास जाएंगे कि मेरे को भीख में 2-3 सीटों पे लड़ने दो। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन आप ही की पार्टी की तरफ से आपके उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेठी से। पिछला चुनाव हारने के बाद बहुत स्वागत है आपका अजय राय जी आज तक पर। क्या वजह है, आपको क्या लगता है क्यों राहुल गांधी लड़ेंगे? कंफर्मेशन मिला है, खुद से कह रहे हैं पिछला चुनाव हारने के बाद लड़ने की वजह क्या होगी अमेठी से राहुल गांधी के लिए? अजय जी देखिए, स्मृति ईरानी से जो एक्सीडेंटल अमेठी की जनता का जो एक वहां से जो वो हुआ, जीत हुई उनकी, राहुल गांधी परिवार के प्रति अमेठी की जनता समर्पित है, चाहती है, प्यार करती है। इस बार डिमांड है, उनकी डिमांड है कि इस बार राहुल जी आवे और एक कार्यकर्ता और जो वहां की आम जनमानस है जो सचमुच वहां पे अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती थी राहुल गांधी को सांसद बना के, वो डिमांड कर रही है कि राहुल जी आवे और हमारे यहाँ से सांसद बनकर जाए, ताकि हमारा अजय जी वही उसी जनता ने तो स्मृति ईरानी को चुन लिया ना, गांधी परिवार के गढ़ से गांधी परिवार के वर्चस्व को खत्म किया। अब आप ही बताइए, पिछले 5 सालों में जो हमारे रिपोर्टर ने बताया 3 बार गए डिजिटली, कोविड में जरूर राहुल गांधी जुड़े। पिछले 5 सालों में राहुल ने अमेठी में ऐसा क्या किया है कि लोग उन्हें इस बार फिर अगर वो लड़ते हैं तो सांसद चुन लेंगे? क्या किया है? वो एक लगाव, एक अपनापन, स्मृति ईरानी का कोई उसमें कुछ नहीं है। आप ना लगाव, इतना सेवा किया, आप किसी घर में पूछिएगा, अस्पताल, इलाज, कुछ भी हो, गांधी वहां देखिए संजय गांधी जी के नाम से आई हॉस्पिटल है, मैं वहां ब्लड डोनेशन किया था। सारा का सारी व्यवस्था वो जो है कांग्रेस पार्टी करती है और पूरी तरीके से बेस्ट हॉस्पिटल है। आप समझिए वो पूरी तरीके से। अभी स्मृति ईरानी कौन सा काम, एक कल कारखाना चालू करा पाई? सारे कल कारखाने बंद हो गए भी नहीं जी। तो मैं समझता हूं कि ये आम जनता का प्यार है, जनता डिमांड कर रही है, जनता चाह रही है कि राहुल जी अमेठी से आवे, अमेठी का प्रतिनिधित्व करें। और वहां के कार्यकर्ता के अंदर ये बड़ी उबाल है कि झूठी, जो यहाँ से झूठ बोलकर 13 रुपया किलो चीनी की बात कहकर गई थी स्मृति ईरानी, और 13 रुपये वाली चीनी कहाँ खोज रही है अमेठी की जनता। अच्छा, वक्त कम है, जल्दी से बनारस पर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या वाकई प्रियंका नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए उतरेंगी? आपने कहा कि अगर वो उतरती हैं तो हम कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा देंगे। क्या वो लड़ेंगी अपनी सीट आप प्रियंका जी को ऑफर कर रहे हैं या कुछ बात भी हुई है उनसे? अब वो देखिए, उनका भी अपना खुद की सोच है, पार्टी पूरी तरीके से समर्पित है। पार्टी का जो ऊपर का आदेश होगा, हम सब लोग आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी को जहां भी वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, हमारा एक कार्यकर्ता बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, उनको चुनाव जीता। मामला यही है। बहुत धन्यवाद आपका अजय राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। अतुल जी, मैं आप ही के पास वापस आ रही हूँ छोटा सा कमेंट लेने के लिए, जिसके बाद गौरव जी के पास चलूंगी। मामला ऐसा ही लग रहा है, नए अध्यक्ष बने हैं, बड़े उतावले दिख रहे हैं। मतलब पार्टी की तरफ से ये बताया नहीं गया है ऑफिशियली, मतलब अति उत्साह में बयान दे रहे हैं क्या वो? नहीं, ऐसा है कि हर कार्यकर्ता को लगता है अपना नेता अपने स्टेट से लड़ना चाहिए, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं भाजपा पे आता हूं। हाँ। भाजपा ने तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, हार तो इन्होंने करारी की है, क्योंकि इनका एनालिसिस हो नहीं पाता या एनालिसिस होने नहीं दिया जाता है, इसलिए ये इतनी बढ़ चढ़ के बातें करते हैं। अब भ्रष्टाचार की बात, सारे भ्रष्टाचारी जो है भाजपा के साथ है, जितनों पे भ्रष्टाचार के आरोप किए सब लोगों को पार्टी में लिया, तो ये तो एक्सपोज हो गए इस चीज में। फिर देखिए, सारे परिवारवादी
सारे परिवारवादी पार्टियों के साथ इनका गठबंधन है और 40 पार्टियां, 40 ऐसे इनके नेता है जो पूरे परिवार से है, तीसरे पीढ़ी के, चौथे पीढ़ी के, दूसरे पीढ़ी के, सारे इनके साथ में है। अगर ये दूसरों को कहते हैं गठबंधन किया तो ये कहते हैं भीख का कटोरा, जाते हैं तो 303 आने के बाद, और ये कौन सा डर है कि आपको भीख का कटोरा लेके 38 लोगों के पास जाना पड़ रहा है, 2 मिल जाएंगे तो अली बाबा जो है 40 चोरों का संगठन हो जाएगा। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है। वारिस पठान जी को मैं बता दूं, देखिए हम टाइम सब खत्म लोगों हो गया, ने टाइम खत्म हो गया अतुल जी, अतुल जी टाइम खत्म हो गया। गौरव जी आपका रिस्पॉन्स नहीं होता। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे उठाएंगे जब वो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा लेते हैं? देखिए, माँ गंगा की तरह पवित्र हैं नरेंद्र मोदी जी। 9.5 साल सरकार के हो गए, एक कोई घोटाला ऐसा नहीं है कि कोई उंगली उठा दे। चुनौती देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का एक आदेश दिखा दे। और 2G घोटाला, कोलगेट, जीजा जी, CWG, हर जगह घोटाले ही घोटाले थे कांग्रेस के राज में। और मैं कहूंगा कुछ भी कर ले, आएंगे तो मोदी जी ही। और ये भी कहना गलत नहीं होगा, आग लगी है कांग्रेस की बस्ती में, राहुल गांधी है अपनी मस्ती में। अंजना जी अभी वो मस्ती में हो। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हालांकि अजय राय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि अमेठी से राहुल लड़ेंगे, लेकिन आपने देखा अन्य कांग्रेस के नेता भी स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।